इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। क्या लाइन है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता। इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, जिसने कभी मेहनत की ही नहीं, उसको सफलता तो ऐसे मिलने वाली नहीं है। ये बात तो रियल है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। ठीक है, तो आज का प्रमुख टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। मैं आपके सामने यूपी त्रिवर्षीय पीईटी को देखते हुए आप उसका सिलेबस उठा के देख लेना, उसमें स्पष्ट रूप से सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा गया है। तो मैं सुभाष चंद्र बोस को आपके सामने जीरो से लेकर हीरो के लेवल तक रख देता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, यदि सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस से कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कब? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इसको याद रखना, कब हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और कटक की बात करें तो कटक किस नदी के किनारे स्थित है। तो कटक महानदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखना। और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कटक उड़ीसा में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर तुमसे पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो मनीला फिलीपींस में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो फिलीपींस मनीला में है। चलिए आगे बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। क्या था? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। क्या था? तो माता का नाम प्रभावती था। इसको भी याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। यदि तुमसे पूछ ले कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली था। क्या था? सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली था, जो कि कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। इसको भी याद रखना, कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, इसको भी याद रखना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? एमिली था। और आगे बात करें कि सुभाष चंद्र बोस अपनी माता और पिता की कौन सी संतान थे। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी माता और पिता की 9वीं संतान थे। कौन से नंबर के? तो 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस टोटल 14 भाई बहन थे। कितने? टोटल 14 भाई बहन थे। इसको भी याद रखना, जिसमें 6 बहन और 8 भाई। कितनी? 6 बहन और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। टोटल 14 भाई बहन थे, जिसमें 6 बहनें थी और 8 भाई थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। यदि तुमसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की, तो सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा 1920 में पास की। कब की? तो 1920 में पास की। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर की? तो इंग्लैंड में की थी, याद रखना। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की। अगर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की, तो 1920 में पास की। और 1921 में इन्होंने आईसीएस की जो आईसीएस का पद था, इसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? 1921 में आईसीएस के पद को छोड़ दिया। देखिए, आज के टाइम पे कोई अपनी एक चपरासी की नौकरी है तो उसको नहीं त्यागता। और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए आईसीएस, जो कि वर्तमान में आईएएस का पद है, उसी का नाम आईसीएस था पहले। ठीक है, जो कि वर्तमान में आईएएस का पद है, उसको छोड़ दिया था उस समय 1921 में। देश की आज़ादी के लिए ऐसे ऐसे वीर महानों ने अपने अपने हर किसी चीज़ का, चाहे प्राणों का हो, चाहे अपनी जॉब का हो, सरकारी जॉब का हो, बलिदान दिया है। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा 1921 में त्याग दी थी, 1920 में पास करी और 1921 में आईसीएस की परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे।
कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। इसको भी याद रखना अच्छे से। इनकी राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसके बाद बात करें 1928 में नेहरू समिति बनी। कौन सी? नेहरू समिति बनी। यदि तुमसे पूछ ले, अब तुम ये नहीं पूछना कि नेहरू समिति सुभाष चंद्र बोस में कहाँ से नेहरू समिति आ गई, तो नेहरू समिति का एक उद्देश्य है। देखिए 1928 में नेहरू समिति बनी। जो कि नेहरू समिति बनी, इसने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट पेश की। और इसके अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। किसकी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। 1928 में नेहरू समिति बनी। इसने नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही पेश की और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगर तुमसे पूछ ले इस पॉइंट का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, इसमें 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 9 सदस्य थे और 9 सदस्यों में से एक सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे। इसको याद रखना कि पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू, कभी कभी कथन में आ जाता है कि नेहरू समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, क्या उसने रिपोर्ट 1928 में पेश की, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी नेहरू समिति में एक सदस्य थे। इसको भी याद रखना। आगे चल के बात करें, अगर बात करें कि देखिए आगे चल के बात करते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1938 में कांग्रेस का, किसका? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ। और हरिपुरा पूछ ले, हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में है। कहाँ पर है? हरिपुरा गुजरात में। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ जो कि गुजरात में। उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी। किसने करी? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे। ठीक है, इसको याद रखना। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है, अगर देखो बात करें आगे चल के 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कौन सा? 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन यहाँ पर विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता, सबसे पहले तो याद रखना कि त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी MP मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता से पहले महात्मा गांधी जी का कहना था कि इस आपने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर ली, अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया को कर लेने दीजिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं ही अध्यक्ष रहूंगा। ठीक है, तो इस अधिवेशन में पहली बार चुनाव हुए। तुमसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वोटिंग हुई, मतलब चुनाव हुआ। और चुनाव किन किन बीचों की हुआ? तो 2 उम्मीदवार थे। एक तो यहाँ पर थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, और एक थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। याद रखना किन किन के बीच चुनाव हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच हुआ। और महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ने दीजिए, मतलब अध्यक्षता कर लेने दीजिए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं ही करूंगा। जब चुनाव हुआ तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए। कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गए। इसको याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जीत गए और कौन? पट्टाभी सीतारामैया हार गए। तो सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले। कितने वोट मिले? इसको भी याद रखना, 1580 वोट मिले। और पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिले। कितने? पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले। अब इतनी तो आपकी गलत तेज होगी कि देख लेना कि कौन कितने वोट से जीता और कौन कितने वोट से हारा, आप लगा लेना। ठीक है, तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी। जब वो चुनाव जीत गए तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी। तो इस हार को महात्मा गांधी ने, जो कि पट्टाभी सीतारामैया किसके द्वारा लड़ाए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा, और वो हार गए। तो महात्मा गांधी ने इस हार को अपनी हार स्वीकार किया कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने
इस हार को किसकी हार माना? महात्मा गांधी ने इस हार को स्वयं की हार माना। अगले अगर आगे बात करें, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, छोड़ दिया। मतलब जो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे इन्होंने, इसके बाद हर एक साल में होते थे अधिवेशन, ठीक है, तो इस पद से इस्तीफा दे दिया, इस पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अध्यक्षता किसने करी? तो इसके बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसको याद रखना अच्छे से, किसने करी? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसको याद रखना। अगर आगे बात करें, इसके बाद आगे बात करते हैं, इन्होंने आगे बात करें कि 1939 में इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कौन सी ब्लॉक की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इसको भी याद रखना। ये तुमसे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई। और कब की? तो 1939 में की। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। और इसको भी याद रखना कि अगर तुमसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना अपने लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अपने लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुई थी। इसको भी याद रखना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कानपुर में हुई थी। और इसका सचिव किसको बनाया गया? तो इसका पहला सचिव, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सचिव था, वो देवव्रत को बनाया गया था। किसको? देवव्रत को। काफ़ी डीपली बता दिया मैंने तुमको कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई, सुभाष चंद्र बोस ने करी। और इसका पहला सचिव किसको बनाया गया? तो देवव्रत को बनाया गया। और कहाँ पर की थी? तो कानपुर में की थी। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें तुमसे कि सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार हो गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार के बाद जब पूछा जाता है कि जब ये जेल से छूटे तो उसमें किसका हाथ था, मतलब इन्होंने किसकी सहायता ली थी, किसकी सहायता से ये जेल से छूटे गए? तो एक नाम यहाँ पे आता है मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन का नाम आता है, ठीक है। बताया जाता है कि मोहम्मद जियाउद्दीन की सहायता से ये जेल से बाहर हुए थे। किसकी सहायता से? मोहम्मद जियाउद्दीन की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर हुए। और जब ये जेल से बाहर हुए तो सबसे पहले ये कहाँ पहुँचे? जेल से बाहर होने के बाद ये जर्मनी पहुँचे। कहाँ पर? जर्मनी पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? तो जर्मनी पहुँचे। और जर्मनी में किससे मिले? जर्मनी कहाँ पर पहुँचे? जर्मनी के बर्लिन में पहुँचे। और जो दूसरे विश्व युद्ध के समय सबसे बड़ा तानाशाही था, कौन था? हिटलर। दूसरे विश्व युद्ध के समय सबसे बड़ा तानाशाही कौन था? हिटलर। नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये वही हिटलर है जिसने भारत के जादूगर, हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद से कहा था कि तुम मतलब मेरे देश के लिए खेलो, तुम्हें जो वहाँ पर मिलता है उससे मैं डबल दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं इसी में ही समा जाऊँगा, लेकिन अपने देश के विरुद्ध कभी नहीं खेलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे? जैसे कि जेल से रिहा हुए तो जर्मनी बर्लिन पहुँचे और वहाँ हिटलर से मिले। सुभाष चंद्र बोस वहाँ हिटलर से मिले तो हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। अगर तुमसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। इसको याद रखना, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। और आगे बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने 1942 के समय सिंगापुर, सबसे पहले तो सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब? दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। और एक नारा उन्होंने और दिया था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक नारा इन्होंने और दिया था, कौन सा? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको भी याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। अगर तुमसे पूछ ले
कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि इन्होंने ही दी थी। कहाँ से? सिंगापुर से, रेडियो पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर सिंगापुर से दी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। आगे बात करें कि आज़ाद हिंद फौज, इंपोर्टेंट, अधिकतर बच्चों को यही पता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। देखिए आगे देखते हैं, आगे देखें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। अधिकतर बच्चों को यही जानकारी है, लेकिन ये गलत है। अगर पेपर में आ गई तो 100% गलत है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, अच्छा क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन लाल ने की थी। किसने करी थी? याद रखना अच्छे से, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करी थी मेरे दोस्त। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन लाल ने करी थी। और सुभाष चंद्र बोस को जो आज़ाद हिंद फौज थी वो किसने दी थी? तो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज किसको दे दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। इसको अच्छे से याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज सौंप दी थी और स्थापना मोहन लाल ने करी थी। किसने करी थी? तो इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन लाल ने करी थी। और आगे बात करें 1945, 1945 में ताइवान जाते हुए, 1945 में ताइवान जाते समय, ठीक है, ताइवान जाते समय इनका जो प्लान था, जो प्लान था मंचूरियन, कौन सा? मंचूरियन प्लान, मंचूरियन प्लान क्रैश हो गया और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की 1945 में ही मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु में मतभेद है। अधिकतर लोग मतभेद बताते हैं, कोई कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी हुई है, समझ रहे, लेकिन 1945 अधिकतर बुक में ताइवान जाते समय मंचूरियन प्लान से जो क्रैश हो गया था उसमें इनकी मृत्यु हो गई 1945 में। कहाँ जा रहे थे? तो ताइवान जा रहे थे, इसको याद रखना। और इसी मतभेद के कारण एक भारत सरकार ने अभी 2005 की बात है, 2005 में एक आयोग का गठन किया गया इनकी मृत्यु की जांच के लिए। कौन सा आयोग? मुखर्जी आयोग, याद रखना, मुखर्जी आयोग। तुमसे पूछ लेगा कि मुखर्जी आयोग किस लिए बनाया गया था? मुखर्जी आयोग किस लिए बनाया गया था? तो मुखर्जी आयोग का गठन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच के लिए किया गया था। कब? 2005 में इनकी मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग बनाया। और आगे बात करें, इसको भी याद रखना कि 23 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर, सॉरी इनका जन्म दिवस कब होता? 23 जनवरी, 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रखना। 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। और एक पुरस्कार भी दिया जाता है, नेताजी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाए? नेताजी पुरस्कार। और हाल ही में नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर, शिंजो आबे। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 का नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया? तो शिंजो आबे को दिया गया, इसको याद रखना। ये कहाँ के थे? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहाँ पर? नारा में, जापान के नारा में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, याद रखना। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेताजी अवार्ड दिया जाता है इनके जन्म दिवस पर। किसको दिया गया था? शिंजो आबे को दिया गया था 2022 में, जो जापान के पूर्व पीएम थे। जो क्वाड है, क्वाड मालाबार अभ्यास करते थे, जो 4 देश मिलके, कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो ये भी शिंजो आबे ने दी थी 2007 में। और जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो आबे। अगर तुमसे पूछ ले कि जापान, थोड़ा जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है, इसको भी याद रखना। और पूछ ले जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। सुभाष चंद्र बोस को इंपोर्टेंट, कब जन्म हुआ, पिता का नाम क्या था, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी? 1939 में, हरिपुरा त्रिपुरी। अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना। यूपी SSSC पीईटी में स्पष्ट सिलेबस में नाम दिया गया, स्पष्ट नाम है, और इनसे क्वेश्चन आना कंफर्म है। कोई सा भी पेपर हो, क्वेश्चन आता जाता रहता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, 100% इनसे क्वेश्चन आता जाता रहता है। चाहे इनका नारा पूछ ले या जी पूछ ले कि जन्म कब हुआ, परीक्षा कब छोड़ दी,
कोई से क्वेश्चन इनसे एक दो क्वेश्चन आते जाते रहते हैं हर परीक्षा में। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।